नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बलराज साहनी की फिल्मी आत्मकथा। मूल किताब में यह आत्मकथा 2 हिस्सों में यानी पहला दौर और दूसरा दौर नाम से है। पहला दौर 11 पार्ट्स में है और दूसरा दौर 8 पार्ट्स में। पार्ट 18। सुबह का समय था। मैं समुद्र तट पर बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना रहा था। तभी मैंने देखा एक गोलमटोल बंगाली बाबू अपनी धोती का सिरा पकड़े मेरी ओर आ रहा है। मैं उसे जानता नहीं था। उस व्यक्ति का नाम असित सेन था, जो उन दिनों बिमल रॉय के सहायक निर्देशक थे और बाद में हिंदुस्तानी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। असित सेन ने बिल्कुल मेरे निकट पहुंचकर उदास और नकसुरी आवाज में कहा, बिमल रॉय दादा आपको याद कर रहे हैं, उन्हें फिल्म के बारे में बात करनी है। बिमल रॉय मुझे याद कर रहे हैं और वो भी फिल्म के बारे में बात करने के लिए? मैं विश्वास न कर सका। हाँ, एक बार वो हम लोग के सेट पर आए थे जबकि श्यामा के साथ मेरा लव सीन चल रहा था। उस दृश्य में श्यामा बिना किसी शर्म संकोच के मुझ पर झुकी जा रही थी और मैं काठ की तरह अकड़ा हुआ था। मेरे उस घटिया अभिनय को देखने के बाद बिमल रॉय जैसे निर्देशक मुझे कभी अपनी फिल्म में लेना चाहेंगे, ये अनहोनी सी बात थी। फिर भी मैं जल्दी से तैयार होकर मोहन स्टूडियो पहुंचा। अपने चेहरे पर मैंने हल्का सा पाउडर लगा लिया था और इंग्लैंड का सिला हुआ सूट प्रेस करा कर पहन लिया था, जो उस मौसम को देखते हुए काफी भारी था। जब मैं बिमल रॉय के कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। उन्होंने आंख उठाकर मेरी ओर देखा तो देखते ही रह गए। मुझे लगा जैसे मैंने कोई कसूर कर दिया हो। कुछ देर बाद उन्होंने मुड़कर अपने पीछे कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों से बांग्ला में कहा, এই যে কি चमत्कार मानुष, আমার সঙ্গে ढाडा করেছে কি? क्या अजीबोगरीब आदमी पकड़ लाए हो, मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? उन्हें शायद पता नहीं था कि मैं बांग्ला जानता हूं। उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। आखिर वो बोले, मिस्टर साहनी, मेरे आदमियों से लगता है कुछ गलती हुई है। जिस किस्म का पात्र मैं फिल्म में पेश करना चाहता हूं, आप उसके बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। इतना रूखा व्यवहार। गैरत की मांग थी कि मैं उसी समय वहां से चला जाता, लेकिन मैं वहां जैसे गड़ा रहा। आसमान को पहुंची हुई आशाएं इतनी जल्दी मिट्टी में मिल जाएंगी, इसके लिए मैं तैयार नहीं था। क्या पात्र है? मैं गला साफ करते हुए मैंने पूछा। एक अनपढ़ गरीब देहाती का। बिमल रॉय के लहजे में व्यंग्य था। मैंने फिर चाहा कि उल्टे पांव वापस चला जाऊं, लेकिन पैरों ने हिलने से जवाब दे दिया और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोके हुए कह रही थी कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा। और उसी अदृश्य शक्ति ने मेरे मुंह से कहलवाया, ऐसा रोल मैं पहले कर चुका हूं। कहां? पीपल्स थिएटर की फिल्म धरती के लाल में। बिमल रॉय के चेहरे का भाव बदला। उनके पीछे बैठे लोगों ने भी जैसे सुख की सांस ली। तब उनमें बैठे सलील चौधरी को मैंने पहचाना, जो खुद इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर के सदस्य थे और जिनसे मैं 1-2 बार मिल चुका था। क्या पता उन्होंने बिमल रॉय को मेरा नाम सुझाया हो। धरती के लाल में किस पात्र का रोल किया था? बिमल रॉय ने पूछा। प्रधान के बेटे निरंजन का। शंभू मित्रा उस फिल्म के सहयोगी निर्देशक थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। बॉशो, बिमल रॉय ने कुर्सी की तरफ संकेत करते हुए कहा। धरती के लाल से भी ज्यादा काम किया शंभू मित्रा के नाम के जादू ने। जैसे मैंने बिमल रॉय की निर्देशकीय योग्यता को चुनौती दी हो। मुझे रोल मिल गया। स्टूडियो के बागीचे में सीमेंट की एक बेंच पर बैठकर ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई। सुनाते समय उन्होंने मुझे भी रुलाया और खुद भी रोए। बंबई शहर के बाहर जोगेश्वरी के इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार के भैंसें पालने वाले भैया लोगों की बहुत बड़ी बस्ती है। मैं अगले दिन से वहां के चक्कर लगाने लगा। मैं भैया लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उन्हें काम करते हुए देखता। वो कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये सब मैं बड़े गौर से देखता और अपने मन में बैठा था। भैया लोगों को सिर पर गमछा लपेटने का बहुत शौक होता है और हर कोई उसे अपने ही ढंग से लपेटता है। मैंने भी एक गमछा खरीद लिया और घर में उसे सिर पर लपेटने का अभ्यास करने लगा, लेकिन वो खूबसूरती पैदा ना होती। मेरे सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसे हल करने की मैंने पूरी कोशिश की। 2 बीघा जमीन में मेरी सफलता ज्यादातर इसी अध्ययन का नतीजा है।
शूटिंग का दिन आ पहुंचा। इस बार मैं मन में डर लेकर नहीं बल्कि उमंग से स्टूडियो जा रहा था। मुझे अपनी पसंद के मुताबिक काम मिल रहा था। मैंने बिमलदा से प्रार्थना की कि मुझे खुद अपना मेकअप करने और कपड़े पहनने की इजाज़त दी जाए। वो मान गए। आखिर मैं शंभू महतो बनकर किसानों के से अंदाज में चलता हुआ उनके सामने गया तो मुझ में पहले दिन वाले सूटेड बूटेड आदमी की कोई बात बाकी नहीं थी। देखकर बिमलदा बहुत खुश हुए। वो अपनी खुशी कभी शब्दों द्वारा प्रकट नहीं करते थे। ऐसे मौकों पर उनका गोरा गोल सा चेहरा जरा सा सुर्ख हो उठता था। बिमल रॉय का निर्देशन बड़ा ही सूक्ष्म और कलात्मक था, यद्यपि उसमें बरुआ वाली शिद्दत नहीं थी। पहला शॉट था जिसमें मैं जमींदार के दीवान खाने में दाखिल होता हूँ। रिहर्सल के समय बिमल रॉय ने मुझे हिदायत दी कि मैं पायदान पर पांव पोंछ कर अंदर जाऊं। इस यथार्थवादी स्पर्श ने मेरी कल्पना में पता नहीं और कितनी बातें जागृत कर दी। मैंने सिर्फ पांव ही नहीं पोंछे, उस हरकत द्वारा यह भी दिखाया जैसे किसान डर के मारे जमींदार के सामने पेश होने के मौके को टाल रहा हो। और मैंने देखा कि बिमल रॉय ने इस बात को भांप लिया था। हमारे बीच एक नई पहचान का रिश्ता पैदा होने लगा। जमींदार का रोल मुराद कर रहे थे। उस दृश्य में कई शॉटों के दौरान मुझे फिर अपनी खामियों का एहसास हुआ। खासकर जब कैमरा मेरे बिल्कुल नज़दीक आ जाता था, मैं अपना चेहरा जकड़ा हुआ महसूस करता। मैं वो चीज़ अभिव्यक्त न कर पाता जो मैं अपने दिल में महसूस करता था। लेकिन स्टूडियो का वातावरण शांत और सुखद था जो मुझे सहलाता हुआ प्रतीत होता था। इसके पूर्व मैंने शूटिंग के समय शोर शराबा ही देखा था जो मेरे होश गायब कर देता था। दृश्य के अंतिम शॉट में मैं जमींदार के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाता हूं कि वो मेरी जमीन न छीने। टेक से पहले बिमल रॉय ने मुराद के कान में कह दिया था कि जब मैं उनके पांव पकड़ूं तो वो उसे जोर से झटक कर छुड़ा लें और कैमरे के दायरे से बाहर निकल जाएं। मुझे ये बात पता नहीं थी। सो जब टेक में मुराद ने झटक कर अपना पांव छुड़ाया और वो मेरे मुंह पर आकर लगा तो मैं गुस्से और अपमान से बुरी तरह रो पड़ा। कट होने के बाद भी मैं देर तक कालीन पर उसी तरह पड़ा सिसकियां भरता रहा। शॉट बहुत बढ़िया हुआ था। मुराद ने मुझे बाहों में लेकर माफी मांगी और असली बात बताई। मैं बिमल रॉय का और भी कायल हो गया। उसी दिन मेकअप मैन जगत बाबू से पता चला कि मेरे रोल के लिए अशोक कुमार, जयराज, भारत भूषण और अन्य कई प्रसिद्ध अभिनेताओं ने काफी कोशिश की थी। ये भी पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी मुझे हटाया जा सकता था। उस दिन की शूटिंग एक तरह से मेरी परीक्षा थी। मुझे लगा कि मैं पास हो गया था। उसी दिन निरूपा रॉय भी सेट पर आईं और हमारी पहली मुलाकात हुई। मैं उन्हें बहुत बड़ी फिल्मी अभिनेत्री समझे हुए था। वास्तव में वो फिल्मों में नई नई ही आई थी। जब उन्होंने कहा आपके साथ काम करने की मुझे बहुत खुशी है तो मैं समझा कि वो मेरा मजाक उड़ा रही हैं। निरूपा रॉय का चुनाव भी बड़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया गया था। निरूपा असल में किसान घराने की लड़की थी। जो कुछ उन्हें फिल्म में करके दिखाना था 2-3 साल पहले तक वो अपने नित्य प्रति के जीवन में करती रही थी। मैं जहां अध्ययन और अभ्यास करके किसान बन रहा था वहां निरूपा जन्म से किसान थी। फिल्म में यथार्थ का रंग ज्यादातर उन्हीं के कारण आया था। दर्शकों ने इस बात को महसूस जरूर किया था पर वो इसका विश्लेषण नहीं कर पाए थे। पति पत्नी के रूप में हमारी जोड़ी इतनी जमी कि फिल्मों में आज तक चली आ रही है। 2-3 महीने तक शूटिंग का काम बहुत अच्छी तरह चलता रहा। किसानों की वेशभूषा और चाल ढाल तो मैं अपना चुका था, लेकिन किसानों की बोलचाल कहां से लाता। हाँ, ये मैं जान गया था कि संवाद एकदम वास्तविक ढंग से बोलने हैं। तब इतना कर पाना ही मेरे लिए बहुत था। जहां मुश्किल पेश आती मैं दिलीप कुमार की नकल करता। फिल्म के संवाद निर्देशक पॉल महेंद्र मुझ पर खुश नहीं थे। उनके निर्देशन पर न्यू थिएटर्स की शैली का बहुत असर था। मेरी नज़र में वो शैली पुरानी पड़ चुकी थी। पूर्णतः स्वाभाविक तो वो कभी भी नहीं थी, हालांकि उसमें स्वाभाविकता का दिखावा था। पॉल महेंद्र मुझे अलग बैठा कर टोकते। मेरे कारण फिल्म के फेल हो जाने का खतरा उन्हें डरा रहा था। पता नहीं ये खतरा और किस किस को डरा रहा था। मैंने तो अपने आप को बिमल रॉय के साथ समस्वर कर लिया था और वो मुझे पूरी तरह संतुष्ट लगते थे। मेरा दिल भी गवाही दे रहा था कि मैं ठीक रास्ते पर चल रहा था। कलकत्ता की आउटडोर शूटिंग का समय आ पहुंचा। वहां मुझे रिक्शा चलाना था। मैं और मेरी पत्नी यूनिट के अन्य साथियों से 3-4 दिन पहले ही कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। खास तौर पर रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में। मैं अपने पात्र को पूरी तरह अनुभव करना चाहता था।
मैं रास्ते में किसानों को गाड़ी में चढ़ते उतरते बैठते लेटते देखना चाहता था, क्योंकि बाद में ऐसा एक दृश्य फिल्माया जाना था। कलकत्ते में मैं रिक्शे वालों की यूनिट के दफ्तर में गया। वहां एक साथी ने मुझे एक ही दिन में रिक्शा चलाने के सभी गुर सिखा दिए। हाथ रिक्शा चलाना साइकिल रिक्शा चलाने से आसान है, मगर इसमें मेहनत इतनी करनी पड़ती है कि अंग अंग टूटने लगता है। फिर कलकत्ता की घनी और तेज रफ्तार भीड़ में तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है। शूटिंग शुरू होने से पिछली शाम को मैं और मेरी पत्नी शिशिर भादुड़ी का नाटक चंद्रगुप्त देखने गए। नाटक के क्षेत्र में स्वर्गीय शिशिर भादुड़ी का वही स्थान है जो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर का। उनके अभिनय को यूरोप और अमेरिका में भी सम्मान मिला है। उनका उच्च कोटि का नितांत सहज स्वाभाविक सरल और प्रयत्नहीन अभिनय देखकर मेरा आत्मविश्वास, जो मैंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था, फिर से डगमगा उठा। उस रात मैं सो न सका। रह रहकर मुझे लगता कि मैं अभिनय कला में बिल्कुल कोरा हूं। अपने को हौसला देने की मैंने काफी कोशिश की, पर कोई लाभ न हुआ। अगले दिन विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास शूटिंग शुरू हुई। देखते देखते मेरी फिर वही हालत हो गई जो हम लोग के शुरू के दिनों में थी। मुझे अपने संवाद भूल भूल जाते। जो कुछ भी मैं कहता मुझे गलत महसूस होता। मैंने दिलीप कुमार का सहारा लेना चाहा, लेकिन उनकी जगह शिशिर भादुड़ी सामने आकर खड़े हो जाते। मैं उन दोनों की तरह बोलने हरकतें करने का यत्न करता। दो मौलानाओं के बीच मुर्गी हराम होने वाली बात थी। बिमल रॉय हैरान थे। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने पूछा। हाँ, मैं रात ठीक से सो नहीं पाया। वो शायद असली बात भाप गए थे। मुझे वहीं छोड़कर वो चौरंगी में कुछ शॉट लेने चले गए। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं हताश होकर अपने रिक्शे में ही बैठ गया। इतने में एक अधेड़ उम्र का रिक्शे वाला जो दूर खड़ा हमारा तमाशा देख रहा था मेरे पास आया। उसका हुलिया जोगेश्वरी के भैया लोगों से काफी मिलता जुलता था, लेकिन सेहत से वो बहुत कमजोर था। पीले कमजोर दांत बाहर की ओर निकले हुए, झुर्रियां भरे चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी जो बीच बीच में से सफेद हो चुकी थी। इधर क्या होता है बाबू? उसने पूछा। फिल्म उतार रहे हैं, मैंने बताया। तुम फिल्म में पार्ट करते हो? हाँ। क्या पार्ट करते हो? यह सोचकर कि उससे बातें करने से मन दूसरी ओर लगेगा, मैं उसे फिल्म की कहानी सुनाने लगा, जैसे कभी ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझे सुनाई थी। उस पर भी वही प्रतिक्रिया हुई। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। फर्क सिर्फ यह था कि उसे वो अपने ही जीवन की कहानी महसूस हो रही थी। उसने मुझे बताया कि बिहार के किसी गांव में उसकी भी 2 बीघा जमीन थी जो 15 साल से जमींदार के पास बंधक पड़ी थी। उसे छुड़ाने के लिए वो 15 साल से कलकत्ते में रिक्शा चला रहा है, पर अब उसे कोई आशा नहीं है कि वो कभी उसे छुड़ा सकेगा। मेरे पास खड़ा वो कुछ देर तक ठंडी सांसें लेता रहा और फिर वो ये कहता हुआ चला गया, ये तो मेरी कहानी है बाबू, ये तो मेरी कहानी है। मेरे भीतर से एक नई आवाज उठी। अभिनय कला की ऐसी की तैसी, शिशिर भादुड़ी की ऐसी की तैसी, दिलीप कुमार की ऐसी की तैसी। मेरे जैसा खुशकिस्मत और कौन होगा जिसे एक दुखी लाचार इंसान की कहानी दुनिया को सुनाने का मौका मिला है। ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है, चाहे मैं उसे पूरा करने के योग्य हूं या नहीं। कुछ भी हो, इसे पूरा करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। कर्तव्य से मुंह मोड़ना कायरता होगी, पाप होगा। तब मैंने उस अधेड़ उम्र के रिक्शे वाले की आत्मा जैसे अपने अंदर समा ली और अभिनय कला के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि मेरे उस रोल की अप्रत्याशित सफलता का असली रहस्य इसी में है। किसी पुस्तक में से नहीं, बल्कि जीवन में से अभिनय कला का एक बुनियादी उसूल अचानक ही मेरे हाथ लग गया था। जिस पात्र का रोल करना है, अभिनेता उसके साथ जितना ही अभिन्न हो जाएगा उतना ही सफल होगा। अर्जुन ने तीर चलाते समय सिर्फ मछली की आंख देखी थी, जो कि उसका लक्ष्य था। अमृत बाजार पत्रिका के समालोचक ने मेरे उस रोल के बारे में लिखा था, बलराज साहनी के अभिनय में प्रतिभा का स्पर्श है। वो स्पर्श मुझे उस अधेड़ रिक्शे वाले ने दिया था। सोवियत रूस के एक फिल्मकार ने कहा था, बलराज साहनी के चेहरे पर एक संसार चित्रित है। वो संसार भी उस अधेड़ रिक्शे वाले का ही था। ये शर्म की बात है कि आज भी, आजादी के 25 साल बाद भी, वो संसार बदला नहीं है। कलकत्ता की शूटिंग के दौरान और भी कई घटनाएं हुई जिन्होंने मेरे जीवन अनुभव को समृद्ध बनाया। हावड़ा पुल पार करके शहर की ओर आते हुए पहले एक बहुत बड़ा गोल चक्कर चौराहा आता है, जिसमें से बड़ा बाजार और दूसरी सड़कें निकलती हैं।
वो चौराहा सीमेंट का बहुत बड़ा टापू सा है जहां दिन रात लावारिस और दुत्कारे हुए कंगाल इंसान बसेरा करते हैं। बिमल रॉय ने कैमरा ट्रैफिक कंट्रोल के ऊंचे केबिन पर लगवाया था जहां से चौराहे का पूरा दृश्य दिखाई देता था। मुझसे कहा गया था कि इशारा मिलते ही मैं देहाती लोगों की सी घबराहट में हावड़ा पुल की ओर से आऊं और चौराहे के उन कंगाल लोगों में से गुजरूं। बहुत महत्वपूर्ण शॉट था वो। मेरी कहानी मानो सिर्फ मेरी नहीं, उन अभागे इंसानों की भी कहानी थी। मुझे घबराहट का दिखावा भर करना था, लेकिन लोगों की भागदौड़ को देख मैं सचमुच घबरा गया। मैं चौराहे के पास पहुंचा ही था कि अचानक एक ट्राम आकर रुकी और मैं उसके नीचे आते आते बचा। ऐन मौके पर मैं लाइन तो पार कर गया, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाठी का निचला सिरा सीमेंट के चबूतरे से टकरा गया और मैं चारों खाने चित्त गिर पड़ा। साथ ही मेरा बेटा रतन कुमार भी गिर पड़ा, जिसने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। लाठी के सिरे पर टंगी हुई कपड़ों की गठरी दूर जा गिरी। ड्राइवर ट्राम रोक कर मुझे तोल तोल कर गालियां देने लगा। ये सोचकर कि कैमरा चल रहा होगा और मेरे गिरने से शॉट में और भी सुंदरता पैदा हुई होगी, मैं जल्दी से उठा और बच्चे को पकड़कर फिर आगे चल पड़ा। अपनी लाठी और कपड़ों की गठरी उठाना मैं भूल ही गया। मेरी इस हालत का कंगाल बिरादरी पर अजीब सा असर हुआ। कभी वो भी इसी तरह आशाएं लेकर शहर आए थे और मेरी जैसी ही बौखलाहट उन्हें भी हुई होगी। तभी वो भाग कर आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। स्त्रियों ने बच्चे को थाम लिया और पुरुषों ने मुझे बांह से पकड़कर फर्श पर बैठाया। फिर वो मुझे हौसला देने लगे। घबराओ मत, माथा ठंडा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहल सबके साथ ऐसा ही होता है। थोड़ा देर इधर आराम करो, हम तुमको सब कुछ बताएगा, तुम्हारा मदद करेगा, किसी बात का फिक्र मत करो। इतने में उनमें से कोई मेरे लिए पीने का पानी ले आया, पर मेरा ध्यान अभी भी कैमरे की ओर था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम है, मुझे जाने दो। मैंने उठकर फिर आगे बढ़ना चाहा। उन लोगों को और भी विश्वास हो गया कि मैं होशो हवास खो चुका हूँ। उन्होंने मुझे और भी मजबूती से पकड़ लिया। क्या ठीक है? तुम्हारा गठरी किधर गिरा? इसका तो तुमको होश ही नहीं है। हमारा बात क्यों नहीं सुनता है तुम? एक स्त्री बोली, इस बच्चा को मारना चाहता है तुम क्या? मैं बुरी तरह घिर गया था। मुझे यही नहीं पता था कि शॉट कब का कट हो गया था और बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी और अन्य साथी भीड़ में खड़े मेरा तमाशा देख रहे थे। आखिर ऋषिकेश मुखर्जी ने आगे बढ़कर मुझे छुड़ाया और उन लोगों को समझाया कि मैं असली गरीब नहीं हूं, बल्कि जो फिल्म खींची जा रही है उसमें मैं गरीब का रोल कर रहा हूं। एकाएक मेरे चारों तरफ खड़े लोगों की आंखों में इंसानी प्यार और हमदर्दी के चश्मे सूख गए। वो आंखें मुझे दूर जाती हुई प्रतीत हुईं, बहुत दूर, जैसे जूम लेंस में से निकट का दृश्य अचानक दूर चला जाता है। जिंदगी उन लोगों के साथ रोज ही मजाक करती थी। आज मैंने उनका भेष बनाकर उनसे मजाक किया था। ये सबसे क्रूर मजाक था। ये बात उनकी आंखें कह रही थीं। अब उन आंखों में नफरत थी। यकायक हुए इस मौन परिवर्तन को मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। बिमल रॉय अब इस संसार में नहीं है। मैं उनसे अपने कथन की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 2 बीघा जमीन में कंगाल बस्ती की मालकिन का पात्र उन्होंने शायद उसी भीड़ में से लिया था। बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी दिन भर शूटिंग करते और सारी रात नई लोकेशनों के लिए भटकते। कलकत्ता में प्रातःकाल के समय सड़कें धोने का रिवाज है। उस वातावरण को फिल्माने के लिए उन्होंने मुझे रात के 3 बजे ही रिक्शा में जोत दिया। मुझे इतना ज्यादा रिक्शा चलाना पड़ा कि भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। एक बस्ती के बाहर मैंने एक हलवाई को गर्म गर्म दूध बेचते हुए देखा। मैं उसके पास गया और आधा सेर दूध देने के लिए कहा। हलवाई ने एक नजर मुझे देखा और कड़क कर कहा, जाओ, दूध नहीं है। कढ़ाई में ये क्या उबल रहा है? मैं पैसे दे तो रहा हूं, मुफ्त तो नहीं मांगता। कह जो दिया, दूध नहीं है। उसके गुस्से का पारा और भी चढ़ गया था। दोपहर का समय था, गर्मी बेहद थी। कैमरा एक ट्रक में छिपा कर लगाया गया था। सारी यूनिट उस ट्रक पर सवार थी। रुमाल का इशारा पाते ही मैं रिक्शा लेकर दौड़ पड़ता था। कभी सवारी उतारता, कभी नई सवारी लेता, कभी 2 सवारियां, कभी 3। प्यास के मारे बुरी हालत थी, लेकिन ट्रक वालों को रोकना संभव नहीं था। एक जगह सड़क के किनारे मैंने पंजाबी सरदार का ढाबा देखा, तो कुछ क्षणों के लिए रिक्शा एक ओर खड़ा करके भागता हुआ वहां गया और बड़े अपनत्व से पंजाबी में बोला, भराजी बहुत सख्त प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिलाने की कृपा कीजिए। दफा हो जाए तेरी बहन की।
उसने मुझे घूंसा दिखाकर कहा, एक पंजाबी आदमी रिक्शा चलाने का घटिया काम करे, ये उसे शायद सहन नहीं हो पाया था। मेरे मन में आया कि मैं उसे अपनी असलियत बताऊं और 2-4 खरी खोटी सुनाऊं, पर इतना समय नहीं था। एक पान वाले की दुकान पर मैंने गोल्ड फ्लैग सिगरेट का पैकेट मांगा और साथ ही 5 रुपए का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। पान वाले ने कुछ देर मेरा हुलिया देखा, फिर नोट लेकर उसे धूप की ओर उठाकर देखने लगा कि कहीं नकली ना हो। आखिर कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझे सिगरेट का पैकेट दिया। अगर वो मुझे पुलिस के हवाले भी कर देता तो कोई हैरानी ना होती। चौरंगी में शूटिंग करते समय भीड़ जमा होने लगी थी। विमल रॉय ने मुझे और निरूपा रॉय को कुछ देर के लिए किसी होटल में चले जाने के लिए कहा। हम फर्शो रेस्तरां में दाखिल हुए तो वेटरों ने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम भारतीय सभ्यता और उसके मानवतावादी मूल्यों की डींगे मारते नहीं थकते, पर हमारे देश में सिर्फ पैसे की कद्र है, आदमी की कद्र नहीं है। ये बात मैंने उस शूटिंग के दौरान साफ तौर पर देख ली थी। हमारे देश में गरीब आदमी के पास पैसा हो तो भी उसे चीज नहीं मिलती, ये हमारी सभ्यता की विशेषता है। लेकिन सभी अनुभव कटु नहीं थे, कुछ एक बहुत मजेदार भी थे। जिस दिन घोड़ा गाड़ी से मेरे रेस करने का दृश्य लिया गया, उस दिन दौड़ दौड़ कर मेरी जो हालत हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोलतार की तपती हुई सड़कों पर मेरे नंगे पांव जल रहे थे और उन पर बड़े बड़े खूनी छाले उभर आए थे। मैं जब भी शूटिंग बंद करने के लिए प्रार्थना करता, बिमल रॉय कहते, बस 2 शॉट और रह गए हैं। उस समय मेरे चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव शायद बहुत स्पष्ट और स्वाभाविक रूप में आ रहे थे। बिमल रॉय को उन्हें फिल्माने का लालच था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर मैंने तंग पड़कर कहा, अब तो बियर की 2 बोतलें मेरे सामने टांगिए, तभी मैं दौड़ सकूंगा, वरना नहीं। बिमल रॉय ने यकीन दिलाया कि शॉट खत्म होते ही असित सेन मुझे फर्शों में ले जाएंगे और वहां मैं जितनी चाहूं बियर पी सकूंगा। ये लालच दिलाकर उन्होंने कई शॉट और लिए। आखिर जब असित सेन और मैं फर्शों पहुंचे तो पता लगा कि उस दिन ड्राई डे था। मैंने बाहर निकलते ही असित सेन को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, जहां से भी हो मेरे लिए बियर लाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। असित सेन ने काफी भटकने के बाद बियर आखिरकार प्राप्त कर ही ली, लेकिन तब तक मेरा जोश और जिस्म दोनों ठंडे हो चुके थे। तब मैंने ब्रांडी पीनी चाहिए। मैंने असित सेन से कहा, अब मैं बियर नहीं पीऊंगा, मुझे ब्रांडी पिलाओ। असित सेन के सब्र की हद हो चुकी थी, सो हमारे बीच में अच्छा खासा झगड़ा हुआ। असित सेन को बियर पिलाने का आदेश मिला था, सो वो बियर ही पिलाएंगे, ब्रांडी चाहे सस्ती ही क्यों ना हो। आखिर मुझे बियर ही पीनी पड़ी और बाद में ठंडे पेट और बेहद थकावट के कारण जुकाम हो गया।